स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा देखो बैंक है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक की बात करें तो देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए की बात करें, अमेरिका, अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। और इंग्लैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। कहने कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट बैंक और एक होते हैं पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिनकी ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में होती है, प्राइवेट हैंड्स में होती है। और पब्लिक बैंक वो होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे प्राइवेट बैंक का एग्जांपल है एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, सिटी बैंक। और पब्लिक बैंक का है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एटसेट्रा। ठीक है जी। अब एक बार देखते हैं कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कमर्शियल बैंक। अब अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला काम करता है कि जनता का जो पैसा है, एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट, जनता के पास जो भी पैसा है उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि आप लोगों के पास पैसा होगा, आप अपने बैंक में जाके पैसे को डिपॉजिट करते होगे, तो वो कोई मना नहीं करेगा बैंक वाला कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, तो वो एक्सेप्ट करेगा आपके डिपॉजिट को। और बाकी उसी पैसे को आगे क्या करेगा, लोन में पब्लिक को देगा। मतलब जनता से ही पैसा एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट में और जनता को ही आगे लोन देगा। बट वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसमें क्या करेगा, वो अर्न करेगा प्रॉफिट। ध्यान रखना है, कमर्शियल बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन होता है, कमर्शियल बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस। जैसे एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग द लोन टू द पब्लिक। क्यों? एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब कमर्शियल बैंक का एग्जांपल क्या है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ये जो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आगे अब देखते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक है, सबसे पहले है, जो पहला काम क्या है उसका, जनता से जनता से पैसा उधार लेना और बाद में जनता को ये पैसा लोन में देना। फॉर एग्जांपल ये आपका एसबीआई बैंक है। एसबीआई क्या करेगा, सबसे पहले जो पब्लिक है, ये डिपॉजिटर है, उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और जब इन पे पैसा आ जाएगा, इसी पैसे को आगे लोन में दे देगा। ये दो इंपॉर्टेंट काम है उसके। पहला, एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एंड एडवांसिंग द लोन टू द पब्लिक, जनता से पैसा लेना और बाद में जनता को ही पैसा लोन में देना। उसके सेकेंडरी फंक्शन भी है, जैसे ओवरड्राफ्ट है और एजेंसी फंक्शन है। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जब भी आप बैंक के पास अपना पैसा जमा कराने जाओगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अकाउंट होते हैं। जैसे कि तीन अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, तीसरा होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, जो कि आपने सुना होगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफडी। आपने एफडी सुना होगा। तो तीन तरीके, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जनरली बिजनेसमैन का होता है, इट इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन। ठीक है, करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन का होता है। इसमें रेगुलर बेस पर, रेगुलर बेसिस पर लार्ज नंबर की ट्रांजैक्शन की जाती है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की जाती है। ठीक है, करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन का होता है और वो रेगुलर बेसिस पे लाखों रुपए की पेमेंट उससे करते हैं। और करंट अकाउंट से आप चेक के थ्रू, करंट अकाउंट से आप चेक के थ्रू अपने अकाउंट से जितना मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको 1 लाख रुपए निकालना अकाउंट से 1 लाख निकालो, 2 लाख निकालो, 10 लाख निकालो। जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप लिमिट होती है, जितना मर्जी पैसा चेक से नहीं निकाल सकते। बट करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। और करंट अकाउंट के अंदर क्या है, करंट अकाउंट के अंदर बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि बैंक आपसे क्या चार्ज करता है, सर्विस चार्ज। ध्यान रखना है, बैंक आपसे चार्ज करेगा क्या, सर्विस चार्ज, इंटरेस्ट नहीं देगा। क्लियर है वाली बात। सेविंग अकाउंट कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट जनरली जनरली हाउस होल्ड का होता है। हाउस होल्ड मतलब पब्लिक का होता है, इसलिए मेंटेन किया जाता है, पब्लिक इसको मेंटेन करती है अपने पैसे सेव करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या है, सेविंग अकाउंट है। इसके अंदर भी चेक की फैसिलिटी होती है, बट लिमिट होती है। दी डिपॉजिटर आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ, आप पैसा निकाल सकते हो चेक के थ्रू, बट सम रिस्ट्रिक्शन। आप एक बार में 20 लाख रुपए नहीं निकाल पाओगे, जबकि करंट अकाउंट में निकाल सकते हो। इसके अंदर लिमिट है कि एक बार में सिर्फ 1 लाख रुपए निकाल सकते हो चेक के थ्रू, या 2 लाख निकाल सकते हो, एक लिमिट तय कर रखी है। ठीक है, और सेविंग अकाउंट पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट, सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्लियर है वाली बात। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी।
इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप हुई आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप अपने बैंक के पास जाते हो और अपना एक अकाउंट खुलवाते हो एफडी का। एफडी का मतलब होता है कि आपने एक सम ऑफ अमाउंट बैंक के पास होल्ड कर दिया फॉर 5 ईयर्स। हो सकता है 5 साल के लिए एफडी कराओ, 10 साल के लिए कराओ, 15 साल के लिए कराओ, या 20 साल के लिए कराओ, आपकी मर्जी है। कहने का मतलब है एफडी के अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपने पैसे को बैंक के पास होल्ड करा देता है 5 साल के लिए, एक टर्म के लिए। एक टर्म 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है। तो उससे पहले पैसा आप 5 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते हो तो आपकी जो एफडी है वो ब्रेक हो जाती है और बैंक आपसे चार्ज काटता है। लोग एफडी क्यों कराते हैं? लोग एफडी इसलिए कराते हैं क्योंकि इस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस पे चेक की सुविधा नहीं मिलती। अब देखो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का ध्यान रखना, करंट, सेविंग और एफडी। पहली बात, करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, चेक की फैसिलिटी होती है, और साथ में इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता, आपसे चार्ज क्या करता है? सर्विस चार्ज। सेविंग अकाउंट किसका होता है? सेविंग अकाउंट जनरली पब्लिक और हाउस होल्ड का होता है। इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें चेक की फैसिलिटी मिलती है, बट सम रिस्ट्रिक्शंस मिलती है। एफडी किसकी होती है? एफडी जनता की होती है। इसमें वो एक फिक्स टेन्योर के लिए पैसा होल्ड कर देते हैं। इस पे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, हाइयर इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्लियर है वाली बात? ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एडवांसिंग दी लोन। अब जो जनता ने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक के पास, एसबीआई के पास, अब बैंक क्या करेगा? इसको आगे लोन में देगा, अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है। अब वो 3 तरीके से लोन देता है। एक ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक है कैश क्रेडिट, एक है डिमांड लोन्स, और एक है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से देखना। कैश क्रेडिट वो लोन्स होते हैं जो करंट एसेट्स के बिहाफ पे दिए जाते हैं। करंट एसेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक एंड बॉन्ड्स। ध्यान से रखना, कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर। बैंक बोरोवर को लोन आपकी जो करंट एसेट्स होती है उसके बिहाफ पर देता है। आपकी जितनी शेयर्स की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू, उसके बिहाफ पर आपको देगा। और जैसे आपके जो शेयर्स है इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो इसके बिहाफ पर बैंक आपको क्या कर देगा? लोन दे देगा। जब बैंक आप फॉर एग्जाम्पल आपको लोन आप देगा 10 लाख का, क्रेडिट लिमिट सैंक्शन, ठीक है, 10 लाख की होगी, और अमाउंट आपके क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब आप इस अमाउंट को जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, पर अब ध्यान देने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख रुपए मिले, आपकी शेयर्स की वैल्यू 10 लाख थी, बैंक ने आपको आपके शेयर्स के ब्याज पर 10 लाख रुपए दे दिए। अब वो पैसे जो है वो अकाउंट में आ चुके हैं, आप विड्रॉ कर सकते हो कभी भी कोई भी अमाउंट, ठीक है। बट जो बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल विड्रॉन। कहने का मतलब है आपको 10 लाख की लिमिट दे दी गई, बट आपने पैसे कितने विड्रॉ किए? 5 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रहा है? तो जितना पैसा विड्रॉ करोगे उस पे आपको देना पड़ेगा, टोटल सम पे नहीं देना पड़ेगा। अब डिमांड लोन्स क्या होते हैं? अब आजकल डिमांड लोन्स नहीं होते। डिमांड लोन्स का मतलब होता है कि बैंक आपको लोन दे देगा और बैंक जब मर्जी आपसे पैसा वापस ले सकता है। रिकॉल ऑन डिमांड बाय द बैंक एनी टाइम। बैंक ने जो आपको पैसा दिया, बैंक आपसे वापस पैसा कभी भी किसी समय भी ले सकता है। और फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए लिया, तो बैंक चाहे आप पैसे कितने बजे निकालो, चाहे 4 लाख निकालो, चाहे 8 लाख निकालो, चाहे 10 के 10 निकालो, ठीक है, इंटरेस्ट तो पूरे के पूरे सम पर लगेगा। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इंटायर सम। ध्यान रखना है, इस पे पूरे पे नहीं लिखता, इस पे पूरे पे लगेगा। तीसरा है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स, या एक तरीके से पर्सनल लोन्स होते हैं। और जब भी आप इस तरीके के लोन लोगे, आपको कोलेट्रल पर गिरवी कुछ रखना पड़ता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये दिया जाता है, ठीक है। और जितना भी, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख का लोन लेना है, आपने कुछ चीज गिरवी रख दी, इनके पास 10 लाख का लोन लेना है, आपने कुछ इनके पास कोलेट्रल रख दिया, कोलेट्रल रख दिया, और 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में चले गए। अब इसमें भी ये है कि चाहे आप अपने अकाउंट में से 5 लाख निकालो, 2 लाख निकालो, 8 लाख निकालो, जितना मर्जी पैसे निकाल लो, पर इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो टोटल सम पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपए पे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म हो या डिमांड लोन हो, इन दोनों के अंदर एक बात है, आपने जितना पैसा उधार लिया है, 10 लाख लिया है, तो 10 लाख पर ही आपको टोटल सम पे देना पड़ेगा। बल्कि जबकि कैश क्रेडिट में जितना आपने विड्रॉ किया है उस पे देना पड़ेगा। क्लियर है वाली बात? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये है इसका सेकेंडरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है आप समझो।
फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 20,000 रुपये है, आपका करंट अकाउंट है, ये आपका करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट में आपके 20,000 रुपये रखे हैं, सेव कर रखे हैं आपने, मतलब डिपॉजिट है, और आपको नीड है 50,000 रुपये की, आपको नीड है 50,000 रुपये की। आप एक काम करोगे, आप अपने बैंक में जाओगे, बैंक की जो भी ब्रांच है उसमें जाओगे, वहाँ से ओवरड्राफ्ट का फॉर्म लोगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फॉर्म लोगे, फिल करोगे, और आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लोगे। कहने का मतलब क्या है, आपके अकाउंट में थे 20,000 रुपये, पर आपने विड्रॉ कितने कर लिए? 50,000 रुपये। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक लिमिट से ज़्यादा, आपकी जो एक लिमिट थी बैंक अकाउंट की, उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो, मतलब ओवरड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्रॉ मतलब लिमिट से ज़्यादा आप पैसा निकाल सकते हो। पर ये किसके लिए फैसिलिटी है? ये फैसिलिटी सिर्फ उनको मिलती है जिनका करंट अकाउंट है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बैंक के रिलायबल रिलायबल मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वसनीय कस्टमर्स है, उनके लिए फैसिलिटी होती है। पर बैंक क्या करेगा? बैंक आपको दे तो देगा पैसा, किसके लिए देगा? शॉर्ट टर्म के लिए। ये पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, और जितना भी पैसा आपने निकाला है, बैंक इस पे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आप फिर समझ लो, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, ये करंट अकाउंट वालों को मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, वो कस्टमर को मिलता है जो रिलायबल होते हैं, और बैंक इस पे चार्ज करता है इंटरेस्ट, और इसमें क्या कर सकते हो आप? अप एंड डाउन कर सकते हो, एक लिमिट से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। एक बार अब है एजेंसी फंक्शन, ये भी सेकेंडरी फंक्शन है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बट एक बार देख लो क्या है इसमें। ट्रांसफर ऑफ फंड, बैंक आपके लिए फंड को ट्रांसफर करता है। फंड को ट्रांसफर करने का मतलब है, आप दिल्ली में बैठे हो, आपको कोई रिलेटिव मुंबई में रहता है, और आपको उनको भेजने हैं 50 लाख रुपए, ठीक है? तो आप कैसे भेजोगे? अब आप बोलोगे सर हम पेटीएम से भेज देंगे, या गूगल पे से भेज देंगे, जी पे से भेज देंगे, या फोन पे से भेज दोगे। तो जितने भी ये डिजिटल पेमेंट है, इनकी एक लिमिट है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट नहीं हो सकती, और आपको 50 लाख रुपए भेजने हैं। तब आप कैसे भेजोगे? तब आप यूज़ करते हो आरटीजीएस या एनएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो इसके थ्रू आप बैंक जाओगे, बैंक में आरटीजीएस या एनएफटी का फॉर्म भरोगे, और बैंक वाले आपके जो भी मुंबई में लेटे है उसको पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड। अगला है कलेक्शन एंड पेमेंट एंड वेरियस आइटम्स। तो बैंक आपके लिए बहुत सारी पेमेंट को कलेक्ट करता है, जैसे चेक कलेक्ट करना, आपके बिल पे करना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना, डिविडेंड करना, आपकी जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाती है, या आपकी ईएमआई कटना। ये सारे के सारे बैंक आपके लिए काम करता है, आपके लिए पेमेंट, बिल की पेमेंट करेगा, आपकी ईएमआई की पेमेंट करेगा, आपकी सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करेगा, कोई चेक होगा उसको कलेक्ट करेगा। ये सारे काम बैंक आपके लिए करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी दिल्ली में हो, आपको घूमने के लिए बाहर, मान लो यूएसए जाना है, आपको यूएसए जाना है घूमने के लिए, टूरिज्म के पर्पज से। तो अब यूएसए के अंदर डॉलर चलते हैं, आपके पास क्या है? रुपए है, ठीक है? आपके पास क्या है? रुपए है, और आपको डॉलर चाहिए, तो आप अपने बैंक के पास जाओगे, उनको रुपए दोगे, और कन्वर्ट कराओगे डॉलर में, उसके बाद आप यूएसए जाकर अपना टूर कर सकते हो। और मान लो आप टूर करके आते हो और आपके पास कुछ डॉलर आ जाते हैं, तो आप अपने बैंक से जाके उसको कन्वर्ट करा सकते हो रुपए के अंदर। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक आपके लिए परचेज और सेल करेगा फॉरेन एक्सचेंज को। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट पढ़ते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज सेल एंड बाय आरबीआई on the behalf of government, on the behalf of गवर्नमेंट। आरबीआई के पास अथॉरिटी है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने की, और आरबीआई कभी भी जनता से डील नहीं करता, पब्लिक से डील नहीं करता। अगर पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, अगर पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, तो वो आरबीआई से कैसे खरीदे? आरबीआई के पास तो आप डील नहीं कर सकते। तब कैसे करोगे आप? तब आप कैसे करोगे? आप अपने कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा, और वो आपके लिए सिक्योरिटी खरीद कर आपको देगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, कमर्शियल बैंक ये जनता है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, आप कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा, वहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ आएगी और यहाँ से आपके पास आएगी, क्योंकि जनता से डील नहीं करता आरबीआई, पर कमर्शियल बैंक से तो करता है। तो कमर्शियल बैंक आपके लिए परचेज एंड सेल कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई एडवाइस चाहिए, तो वो आपको बैंक आपका दे सकता है। क्लियर है वाली बात? अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम,
मनी मल्टीप्लायर, इसे हम कैट भी कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल बैंक में आपने डिपॉजिट कराए 1000 रुपए, आपने बैंक में 10,000 कराए, 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, और बैंक उससे क्रिएट कर लेता है 1 लाख रुपीज। मतलब आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए थे, पर बैंक ने उसे 1 लाख रुपए बना लिए। इसका मतलब क्या हो गया, 10 टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो गया, 10 टाइम पैसा मल्टीप्लाई हो गया, इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी क्या हो गई, 10 10 गुना बढ़ गई, मल्टीप्लाई हो गई, 10,000 जमा कराए थे 1 लाख हो गया, इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब देखो, दी प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक एबल होता है पैसा बनाने में, और कितना, फार एक्सिस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, जो आपने इनिशियली 1000 रुपए कराया था, 10,000 कराया था, उससे कई गुना ज्यादा, इसे कहते हैं मनी क्रिएशन। और जब भी मनी क्रिएशन होती है, उसके अंदर दो ऑप्शन होती हैं, दो ऑप्शन के बेस पे मनी क्रिएशन काम करती है। पहला, इंटायर कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे एसबीआई है, पीएनबी है, ये सारे के सारे एक यूनिट मानोगे आप। और जितनी भी पेमेंट होगी हमारे देश के अंदर, जो जितना भी पैसा रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगी, वो किसके थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी, कैश में कुछ भी नहीं होगा। मनी मल्टीप्लायर के लिए दो ऑप्शन है, पहला ऑल बैंक का सिंगल यूनिट 1 यूनिट, और दूसरी जितनी भी पेमेंट और रिसिप्ट होगी वो बैंक के थ्रू की जाएगी। क्लियर है वाली बात। अब एक बार इसका प्रोसेस देखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप मानो आप हो, आपने बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट कराया 1000 रुपए, आपने बैंक के पास पैसे जमा कराए 1000 रुपए। अब बैंक वाले क्या करते हैं, कुछ पैसा लोन में देते हैं और कुछ पैसा एलएलआर का अपने पास रखते हैं। इसमें दो चीजें आती है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है, जब भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है, उसमें से वो कुछ पैसा आरबीआई के पास रखती है, उसे सीआरआर बोलते हैं। और वो कुछ पैसा अपने पास रखती है सेल्फ, उसको बोलते हैं एसएलआर। जब भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है 100 रुपए, तो उसमें से कुछ पैसा वो सीआरआर का आरबीआई के पास रखेगी और कुछ पैसा एसएलआर का अपने पास रखेगी। तो अगर बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपए आया, तो 20% वो क्या करेगी, एलएलआर का रखेगी। 20% कितना हो गया, 1 मिनट, ये 1000 है, ठीक है। 1000 रुपए का 20% हो गया 200 रुपए। तो 800 रुपए क्या करोगे आप, लोन में दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है, जिसे लोन चाहिए था, वो अपने बैंक के पास जाता है और 800 रुपए लोन लेता है, और बैंक वाले उसका अकाउंट ओपन करते हैं और 800 रुपए उसको लोन में देते हैं। तो अब जब 800 रुपए उस पे लोन पे आ गया, उसने अपना कैश निकाला, ये लोन आपने 800 रुपए दे दिया, उस पर्सन ए ने कैश निकाला। कैश निकालने के बाद उसे मान लो कुछ सामान खरीदना था, तो उसने वो पेमेंट कर दी, और पेमेंट किसके थ्रू करेगा, वो बैंक के थ्रू करेगा। अब जब उसने बैंक के थ्रू पेमेंट की, तो ये 800 रुपए किसके पास चले गए, बैंक के पास चले गए। अब दोबारा बैंक के पास 800 आ गए, अब बैंक क्या करेगा, इस पे 20% एलआर का रखेगा। कितना हो गया, 160। कितना बच गया आपका, 640। अभी 640 बैंक ने फिर लोन दे दिया। अब ये दिया, पहले पर्सन ए को दिया था, अब बी को दिया। अब बी के पास पैसा आया, उसे कुछ खरीदना था, ठीक है, उसे मान लो कार खरीदनी थी, ये 6,40,000 है मान लो। अब उसने जब कार खरीदी, तो किससे पेमेंट की, चेक के थ्रू की, या उसने कैश में कर दी मान लो। जब उसने कैश में पेमेंट की, तो जिसके पास पैसा आया, उसने अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब 640 किस में आ गया, बैंक में आ गया। अब 640 का 20%, 128 किस में आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 512। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। और आप देखना एंड में क्या होगा, जितना आपने डिपॉजिट कराया था, उतना तो बैंक एंड में क्या करेगा, रिजर्व बना लेगा अपना एलएलआर का। अब यहाँ पर आएगा 5,000, और यहाँ पर आएगा 4,000। अब यहाँ पे 5,000 कैसे आया, 4,000 कैसे, इसका सम करो, इनका सम करोगे 1,000 आ जाएगा, इनका सम करोगे 4,000 आ जाएगा, इनका सम करोगे तो 5,000 आएगा। सर ऐसे कैसे आया, अब देखो, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एल आर आर। जैसे कि 1 यहाँ आ गया, एलएलआर कितना है, 20%। 20 कितना होता है, 65, मतलब 0.2, और इसका निकालोगे तो आंसर आ गया 5। तो आपका जो मनी मल्टीप्लाई हुई है, वो कितनी हुई है, 5 गुना। तो पहले अगर आपने 1,000 रुपए जमा कराया था, तो 5 गुना कितना हो गया, 5,000। अगर लोन का 800 था, तो 800 में 5 मल्टीप्लाई करोगे 4,000, 200 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1,000। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखना है, 1 अपॉन में एलएलआर। और एक बात और ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा एलआरआर होगा, उतना मनी मल्टीप्लायर कम होगा, और जितना एलआरआर कम होगा, उतना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। मतलब अगर होता है वो 1 अपॉन एलआरआर होता है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। समझ में आ गया आपको। एक बार मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, देखो प्रोसेस में क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है।
सपोज इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट आपने आपने बैंक गए, आपने बैंक के अंदर 1000 रुपए जमा करा दिया और बैंक का जो एलएलआर है वो 20% है। इसका मतलब है 80% लोन में जाएगा। इट्स मीन बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप कैश, 200 रुपए वो कैश रखेगा और जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसको उधार दे देगा 800 रुपए। सपोज दे लैंड 800 रुपए, 800 रुपए उसने उधार दे दिया। बैंक डोंट लेट दिस मनी बाय गिवन अमाउंट इन कैश। और जब भी बैंक लोन देगा वो सीधा कैश नहीं देगा, वो क्या करेगा, जो भी पर्सन ए है उसका बैंक अकाउंट ओपन करेगा और उसके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट कर देगा। अब जो कस्टमर वो फ्री है, जितना मर्जी पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकता है। और मान के चलते हैं ए ने पैसा निकाल लिया, सपोज विद द न्यू डिपॉजिट ऑफ 800। अब यहाँ से देखते हैं, देखो सपोज बोरो विड्रॉ द इंटायर अमाउंट, उसने 800 के 800 रुपए पेमेंट निकाल ली और पेमेंट कर दी। अब जब उसने पेमेंट की तो जिसके पास वो गया उसने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। न्यू डिपॉजिट 800 बैंक में आ गया। अब 800 का 20% एलआर कितना होगा, 800 का हो जाएगा आपका 160 और बचा कितना अमाउंट 640। 640 पे क्या करोगे आप, आगे लैंड कर दोगे, आगे उधार दे दोगे। जब 640 आगे उधार जाएगा तो ये आगे वही प्रोसेस 640 का। अब इसका 20% 128, कितना बच गया 512, ये फिर डिपॉजिट में जाएगा और ऐसा चलता रहेगा। और ऐसे चलते चलते एंड में क्या होगा, टोटल कैश इज बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए थे और इस समय टोटल रिजर्व कितना हो चुका है, वो 1000 रुपए हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इनिशियल डिपॉजिट 1000, यहाँ पे कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। क्लियर है वाली बात। आप टेबल में देख सकते हैं टोटल डिपॉजिट 5000 रुपये हो चुका है। इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 था और जो कि 5 गुना हो चुका है। क्लियर है वाली बात। अब यहाँ पे देख लो, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1 में एलएलआर। अगर 20% है तो 5 आ जाएगा। और मनी मल्टीप्लायर बेस होता है किस पे, एलएलआर पे। हाइयर अगर एलएलआर है तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर कम होगा, लेस मनी इज दी क्रेडिटेड। क्लियर है यहाँ तक।